हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हमने अपने लास्ट सेशन में सेक्शन नंबर 65 तक कंप्लीट कर लिया था और हम अपने लास्ट चैप्टर में थे जो कि है चैप्टर नंबर 10। तो आज से हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 66 से। तो बिफोर दैट मैं बता दूं कि टुडे इज़ द लास्ट सेशन ऑफ दिस एक्ट। आज मैं कंप्लीट कर दूंगी ये एक्ट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये पूरा जो सीरीज़ था पीएमएलए का वो आपको कैसा लगा, ठीक है, और आपके लिए ये यूज़फुल था या नहीं। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ फीडबैक दे, वैल्यूएबल फीडबैक आप ज़रूर दें अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला सेक्शन है वो है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्शन नंबर 66। अब डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन हमें क्या बताता है? तो क्लॉज 1 हमें बताता है डायरेक्टर और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम by a general or special order in this behalf may furnish or cause to be furnished to any officer, authority or body performing any function under any law relating to imposition of any tax, duty or cess or to dealing in foreign exchange or prevention of illicit traffic in the narcotic drug and psychotherapeutic substance under the Narcotic Drug and Psychotherapeutic Substance Act of 1985. Or second is such other officer, authority or body performing function under any other law as the central government may, if in its opinion it is necessary to do so in the public interest, specify by notification in the official gazette in this behalf any information received or obtained by such director or any other authority specified by him in the performance of their function under this act, as may, in the opinion of the director or the other authority so specified by him, be necessary for the purpose of the officer, authority or body specified in clause 1 or clause 2 to perform his or its function under that law। तो ये सेक्शन हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि कोई भी डायरेक्टर, ठीक है, या कोई अदर अथॉरिटी जिसको डायरेक्टर ने स्पेसिफाई किया है जनरल या स्पेशल ऑर्डर से, किस लिए? ताकि वो फर्निश करे या फर्निश करवाए किसको? किसी भी ऑफिसर को या अथॉरिटी को या बॉडी को जो परफॉर्म कर रही है कोई फंक्शन किसी लॉ के अंदर जो रिलेटेड किससे? इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस और टू डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज और टू प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट traffic in narcotic drug and psychotherapeutic substance under the Narcotic Drug and Psychotherapeutic Substance Act of 1985। यानी कि कोई भी डायरेक्टर और अदर अथॉरिटी जो भी स्पेसिफाइड करा जाएगा डायरेक्टर के द्वारा, वो अपने जनरल या स्पेशल ऑर्डर से क्या करेगा? बोलेगा कि फर्निश करो या करवा दो किसी ऑफिसर को या कोई अथॉरिटी को या कोई बॉडी को जो परफॉर्म कर रहा है कोई भी फंक्शन ऐसे लॉ के अंदर जो कि इम्पोज कर रहा है कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस और डील कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज से, या तो प्रिवेंट कर रहा है इलिसिट ट्रैफिकिंग, किसमें? नारकोटिक ड्रग्स से इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है प्रिवेंट कर रहा है, या कोई साइकोथेरेपिक सब्सटेंस जो है, जो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोथेरेपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985 में स्पेसिफाइड किया गया है। तो ये क्या बोल रहा है? ये डिस्क्लोज करने को बोल रहा है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे अथॉरिटी को। फिर इसका सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि सच अदर अथॉरिटी, और फर्निश किसको करवाएगा? डायरेक्टर या उस कोई अदर पर्सन जिस ऑथराइज किया जाएगा डायरेक्टर के द्वारा वो फर्निश करने को। ये भी बोलेगा सेकंड क्लॉज में जो है, ये बोलेगा सच अदर ऑफिसर को भी फर्निश करो या अथॉरिटी को फर्निश करो या बॉडी को फर्निश करो जो परफॉर्म कर रहा है फंक्शन किसी अदर लॉ के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी ओपिनियन में उसको ज़रूरी लगता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, और वो स्पेसिफाई कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में ये इन्फॉर्मेशन देके स्पेसिफाई कर रहा है कि ऐसे ऑफिसर, अथॉरिटी और बॉडी को भी तुम जो है फर्निश करो ऐसे इन्फॉर्मेशन या सारे डॉक्यूमेंट दो जिसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके स्पेसिफाई करेगा। और कोई इन्फॉर्मेशन जो रिसीव किया जाएगा या तो ऑब्टेन किया जाएगा ना, वैसे डायरेक्टर के द्वारा या वैसे कोई अदर अथॉरिटी के द्वारा जो स्पेसिफाई किया जाएगा डायरेक्टर के द्वारा इस फंक्शन के परफॉर्मेंस के लिए, इस एक्ट के फंक्शन के परफॉर्मेंस के लिए, और वो जो है डायरेक्टर के ओपिनियन में या अदर अथॉरिटी के ओपिनियन में अगर उसको लगता है कि ऐसा एक्ट करना ज़रूरी है, ऐसा फर्निश जो है ना, ऐसा सारे डॉक्यूमेंट फर्निश करवाना ज़रूरी है, तो वो जो है अपना इस लॉ के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करके जो है वो सारे डॉक्यूमेंट फर्निश करवा देगा, ठीक है। तो हमारा क्लॉज 1 और 2 यही बता रहा था कि सबसे पहले तो 66 में डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है सिंपली, और ये डायरेक्टर या अदर अथॉरिटी जो भी डायरेक्टर ने स्पेसिफाई किया है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर से वो बोल सकता है कि फर्निश करो या फर्निश करवा दो किसी अथॉरिटी को या ऑफिसर्स को या बॉडी को जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है किससे रिलेटेड, इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स,
से या ड्यूटी से या सेस से जो डील कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज या प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग से, नारकोटिक ड्रग्स में या साइकोथेरेपिक सब्सटेंस में अंडर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोथेरेपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985 के अंदर। और दूसरा क्या कर रहा है, ऐसे डायरेक्टर या अदर अथॉरिटी जो भी है वो क्या कर रहा है, फर्निश कर रहा है या फर्निश करवा रहा है ऐसे ऑफिसर्स को या अथॉरिटी को या बॉडी को जो कि किसी अदर लॉ के अंदर, अदर देन ये जो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोथेरेपिक सब्सटेंस एक्ट है, इस अदर देन दिस लॉ के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके ओपिनियन में उसको लगता है कि ज़रूरी है ऐसे इन्फॉर्मेशन को फर्निश करवाना और ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, इसलिए वैसे इन्फॉर्मेशन जो भी रिसीव करा जाएगा, जो भी ऑब्टेन करा जाएगा डायरेक्टर या अदर अथॉरिटी के द्वारा, जो भी इसको स्पेसिफाइड करेगा वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा इस एक्ट के अंदर। उसको जो भी ज़रूरी लगता है वैसे अथॉरिटी ऑफिसर्स या पर्सन को, और वो परफॉर्म करेगा वैसा फंक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो है इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा 66 के अंदर। इसका जो सबसेक्शन 2 है वो हमें बता रहा है अगर कोई डायरेक्टर है या अदर अथॉरिटी है जिसको भी स्पेसिफाई किया गया है सबसेक्शन 1 में, उसके ओपिनियन में, ठीक है, या तो किसी इंफॉर्मेशन या मटेरियल के बेसिस में जो भी उसके पोजीशन में है, ठीक है, तो उनके ओपिनियन में उनको लगता है जो ये इन्फॉर्मेशन फर्निश कर रहे हैं, मटेरियल फर्निश कर रहे हैं ना, तो वो जो है उसके कारण कंट्रावीन हो रहा है कोई अदर लॉ का जो है प्रोविज़न, वो कंट्रावीन हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टर या वैसे कोई अदर अथॉरिटी जो है ना वो शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन उस कंसर्न एजेंसी के साथ और नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा, जो भी नेसेसरी एक्शन होगा उसके लिए जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी ये डायरेक्टर या अदर अथॉरिटी, जो भी डायरेक्टर के द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो वैसे एजेंसी के साथ वो शेयर करेंगे, नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। फिर ये हो गया हमारा सेकंड क्लॉज। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो है कि सेक्शन नंबर 67। ये बता रहा है बार ऑफ सूट इन सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट में सूट नहीं लाई जा सकती। नो सूट शैल बी ब्रॉट इन एनी सिविल कोर्ट टू सेट असाइड or modify any proceeding taken or order made under this act, and no prosecution suit or other proceeding shall lie against the government or any officer of the government for anything done or intended to be done in good faith under this act। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो बार कर रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कोई भी सूट जो है ना वो सिविल कोर्ट में नहीं लाई जा सकती है। किस लिए, ताकि सेट असाइड कर दिया जाए या मॉडिफाई कर दिया जाए कोई भी प्रोसीडिंग्स जो है इस एक्ट के अंदर चल रही है। ठीक है, तो सिविल कोर्ट जो है ना सेट असाइड कर सकता है ना मॉडिफाई कर सकता है कोई भी प्रोसीडिंग जो इस एक्ट के अंदर चल रही है, और कोई भी प्रोसिक्यूशन सूट या अदर प्रोसीडिंग्स जो है ना वो लाई नहीं करेगी। किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाई नहीं करेगी, या किसी ऑफिसर के अगेंस्ट जो कि गवर्नमेंट का ऑफिसर है और जो किसी चीज, और वो किस लिए है प्रोसीडिंग, कोई चीज करने के लिए, एनीथिंग डन और इंटेंडेड टू बी डन गुड फेथ में ना इस एक्ट में कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट और उसके ऑफिसर्स के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं लाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ बताई गई है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी जो है सिविल कोर्ट जो है वो सेट असाइड नहीं कर सकती और मॉडिफाई नहीं कर सकती कोई भी प्रोसीडिंग जो इस एक्ट के अंदर चल रही है। ये पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है और जो है कोई भी प्रोसिक्यूशन या अदर प्रोसीडिंग्स जो है वो लाई नहीं करेगी किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या ऑफिसर के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। किस लिए, ऐसी कोई चीज़ करने के लिए जो कि वो गुड फेथ में कर रहा है इस एक्ट के अंदर, उसके लिए भी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं लाई कर सकती है सिविल कोर्ट। ठीक है, ये सेक्शन 67 बार कर रहा है इसकी जुरिस्डिक्शन को। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है 68। ये बता रहा है नोटिस ETC नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड। ठीक है, तो नोटिस जो है इनवैलिड नहीं हो जाएगा कुछ सर्टेन ग्राउंड पे। अब देखते हैं क्या है। नो नोटिस, समन्स, ऑर्डर और डॉक्यूमेंट्स और अदर प्रोसीडिंग फर्निश्ड और मेड और इशूड और टेकन or purported to have been furnished or made or issued or taken in pursuance of any provision of this act shall be invalid or shall deem to be invalid merely by reason of any mistake, defect, omission in such notice, summon, order, document or other proceeding, if such notice, summon, order, document or other proceeding is in substance and effect in conformity with or accordance with the intent and the purpose of this act। ठीक है, तो एकदम सिंपल मीनिंग है इस प्रोविज़न की जो हमें क्या बता रहा है कि कोई भी नोटिस जो है ना इनवैलिड नहीं हो जाएगी। क्या क्या नहीं इनवैलिड होगी, नोटिस, समन, ऑर्डर, डॉक्यूमेंट, कोई अदर प्रोसीडिंग और जो कि
फर्निश की गई है या मेड की गई है या इशू की गई है, ठीक है, फर्निश करवाने के लिए या इशू करवाने के लिए इस एक्ट के प्रोविज़न के अंदर, तो वो इनवैलिड नहीं होगी। कोई नोटिस, समन, ऑर्डर, डॉक्यूमेंट, अदर प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगी, ठीक है, और ना ही इनवैलिड माना जाएगा। बस इस रीज़न से कि कोई मिस्टेक हुआ है या कोई डिफेक्ट हुआ है या कोई ओमिशन हुआ है। 3 वर्ड याद रखिएगा, मिस्टेक हुआ है, डिफेक्ट हुआ है या ओमिशन हुआ है, ठीक है। वैसे नोटिस में, समन में, ऑर्डर में, डॉक्यूमेंट में और प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, अगर ऐसी समन, नोटिस, ऑर्डर, डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग्स जो है ना वो कन्फर्मिटी में है, ठीक है, और इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंट एंड द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट का जो भी इंटेंट है, जो भी रिजल्ट चाहता था ये एक्ट, उसकी कन्फर्मिटी में है, तो फिर ये इस रीज़न से बस जो है ना ये नोटिस, समन, ऑर्डर, डॉक्यूमेंट जो है इनवैलिड नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक था, कुछ डिफेक्ट था, कुछ ओमिशन था। अगर इन सब के बावजूद भी अगर उसका इंटेंट क्लियर है, जो होना चाहिए था इस एक्ट के पर्पस के लिए, उसके कन्फर्मिटी में है उसका इंटेंट, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस मिस्टेक, डिफेक्ट और ओमिशन से, ठीक है। अगर ये मटेरियली अफेक्ट कर रहा है ये मिस्टेक, डिफेक्ट, ओमिशन, तो फिर तो वहाँ अफेक्ट पड़ेगा। बट ऐसे केस में इस जहाँ इंटेंट ही इफेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे केस में उस मिस्टेक, डिफेक्ट और ओमिशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा हो गया 68 नंबर सेक्शन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन जो कि है 69। ये क्या बता रहा है? रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी के बारे में। तो वेयर एनी फाइन और पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन एनी पर्सन अंडर सेक्शन 13 और 63 is not paid within 6 months from the day of imposition of fine or penalty, the director or any other officer authorized by him in this behalf may proceed to recover the amount from the said person in the same manner as prescribed in Schedule 2 of the Income Tax Act of 1961 for the recovery of arrears, and he or any officer authorized by him in this behalf shall have all the power of the tax recovery officer mentioned in the said schedule for the said purpose। ठीक है, तो जहाँ कोई फाइन और पेनल्टी इम्पोज की गई है किसी पर्सन के ऊपर, किस सेक्शन के अंदर? 2 सेक्शन दिए गए, सेक्शन नंबर 13 और 63 के अंदर। ठीक है, कोई फाइन और पेनल्टी इम्पोज की गई है किसी पर्सन के ऊपर सेक्शन 13 और 63 के अंदर, और वो पेड नहीं की गई हो। फाइन आप पे इम्पोज किया गया बट आपने पे नहीं किया। कितने टाइम के अंदर? 6 मंथ के अंदर अंदर आपने पे नहीं किया। किस दिन से? जिस दिन से इम्पोज हुआ है वो फाइन और पेनल्टी, उस दिन से 6 मंथ के अंदर आपने जो है ना वो पेमेंट नहीं किया, तो क्या होगा? तो डायरेक्टर और कोई भी अदर ऑफिसर जो भी ऑथराइज किया जाएगा डायरेक्टर के द्वारा इस बिहाफ में, वो प्रोसीड करेगा रिकवर करने के लिए वैसा अमाउंट। ठीक है, और उस पर्सन से, जिस पर्सन ने पेमेंट नहीं की है, उस पर्सन से वो रिकवर करने जाएगा। और किस मैनर में? उसी मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल नंबर 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के शेड्यूल 2 में जिस मैनर में दिया गया ना रिकवरी करने के लिए, उसी मैनर में ये जो है फाइन और पेनल्टी रिकवर किया जाएगा डायरेक्टर या अदर पर्सन के द्वारा, जो भी डायरेक्टर ने स्पेसिफाई किया है। और वो कैसा रिकवर करेगा? एज अ रिकवरी ऑफ एरियर्स, जैसे रिकवरी ऑफ एरियर्स को रिकवरी करते हैं ना इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, वैसे ही रिकवर करेंगे। और वो और कोई ऑफिसर जो ऑथराइज किया गया है उसके द्वारा इस बिहाफ में, उसके पास सारे पावर होंगे टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स के, जो भी उस शेड्यूल में दिया है इस पर्पज़ के लिए। अब जब आप रिकवरी कर रहे हो एरियर्स, वो कैसा माना जाएगा? जैसे रिकवरी ऑफ एरियर्स करते हैं वैसे ही माना जाएगा। जब आप रिकवरी कर रहे हो एरियर्स, तो आपके सारे पावर होंगे जो एक टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स के पास पावर होते हैं, वो सारे पावर होंगे कि आप जो है फाइन और पेनल्टी जो भी इम्पोज हुआ है उस पर्सन से, उससे आप रिकवर कर सकते हो। टैक्स रिकवरी ऑफिसर के सारे पावर आपके पास होंगे, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन है ऑफेंसेस बाय कंपनी। तो इसमें क्या बोल रहा है? वेयर अ पर्सन कमिटिंग अ कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट or any rule, direction or order made thereunder is a company. Every person who at the time of contravention was committed was in charge of or was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. ठीक है, तो ये जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें क्या बताया जा रहा है? ऑफेंस कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। तो जहाँ कोई पर्सन ने कमिट किया कोई कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, इस एक्ट के कोई भी प्रोविज़न का कॉन्ट्रावेंशन किया है किसी पर्सन ने, और क्या इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया, या रूल या डायरेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन या ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन किया है, और वो क्या है? वो पर्सन जो है वो एक कंपनी है। ठीक है,
तो उसमें सारे पर्सन, ठीक है, उस वक्त जब कॉन्ट्रावेंशन हुआ है ना, उस वक्त जो भी इंचार्ज थे उस कंपनी के लिए, वो सारे पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे उस कंपनी के लिए। जो भी पर्सन इंचार्ज थे, जो उस कंपनी के बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो सारे पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और उनको गिल्टी मान लिया जाएगा और उसी अकॉर्डिंगली पनिश्ड भी किया जाएगा। यानी कि अगर आप कंपनी हो और आपने कोई भी इस एक्ट के प्रोविजंस को वॉयलेट किया है ना, एक्ट के रूल के ऑर्डर के किसी भी प्रोविज़न को वॉयलेट किया है, तो आप जो है लाइबल करार कर दिए जाओगे और आपको गिल्टी माना जाएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, और उस अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। प्रोवाइजो भी है इसमें बताया जा रहा है, provided that nothing contained in this subsection shall render any such person liable to be punishment if he proves that contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention। यानी कि उस पर्सन के पास दो एक्सक्यूजेज है जिससे वो लाइबिलिटी से बच सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है कि उसको नॉलेज ही नहीं थी ऐसे कॉन्ट्रावेंशन के बारे में, ठीक है। जो कॉन्ट्रावेंशन हुई इसके बारे में उस पर्सन को कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। दूसरी बात, उसने पूरी ड्यू डिलीजेंस ली कि ये कॉन्ट्रावेंशन जो है वो ना हो, फिर भी ये कॉन्ट्रावेंशन हो गया, तो इन दो केसेस में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इसका जो प्रोवाइजो है वो एग्जेम्पशन भी है इस सेक्शन का, ठीक है। तो ये दो केसेस में जो है ये एग्जेम्प्ट भी हो जाता है। अब जो है सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 वेयर अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स डायरेक्शन ऑर्डर मेड देयर अंडर हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी and it is proved that the contravention has taken place with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of any company. Such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the contravention, shall also be liable to be proceeded against and punished accordingly। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, कुछ भी सेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1 में दिया हो, ठीक है, जहाँ कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न का या रूल्स का या डायरेक्शन का या ऑर्डर का, ठीक है, कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ किसी कंपनी द्वारा, ठीक है, और ये प्रूव हो गया कि वैसा कॉन्ट्रावेंशन जो है ना वो टेक प्लेस हुआ है किसके कंसेंट या कन्वीनियंस से, किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर उस कंपनी के, इसके जो है कंसेंट, कन्वीनियंस, एट्रीब्यूट या उसके नेग्लेक्ट के कारण जो है ये कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। तो वैसे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर जो है उन लोगों को भी गिल्टी मान लिया जाएगा और उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। यानी कि सबसेक्शन 1 में बता रहा था कंपनी के लिए जो लाइबिलिटी है वो पर्सन की होगी जो इंचार्ज होगा, बट सबसेक्शन 2 में जो एडिशनल लाइबिलिटी दे रखी है कि अगर कोई पर्सन जो है ना डायरेक्टर है और मैनेजर है, सेक्रेटरी और कोई अदर ऑफिसर्स है, तो ये लोग भी लाइबल हो जाएंगे अगर इनको पता था उस कॉन्ट्रावेंशन के बारे में और इनकी कंसेंट थी, कन्वीनियंस थी, एट्रीब्यूट किया था या नेग्लेक्ट के कारण हुआ है इनके, तो फिर इनको भी लाइबल किया जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है इस सेक्शन के अंदर, इसमें बताया गया कंपनी मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट होता है जिसमें इंक्लूड होता है कोई फर्म हो या अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। फिर डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मतलब पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। फिर जो है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 हमें बता रहा है कि hereby clarified that a company may be prosecuted notwithstanding whether the prosecution or conviction of any legal juridical person shall be contingent on the prosecution or conviction of any individual। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा रहा है कि कंपनी जो है उसको भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा, चाहे वो जो प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन है किसी लीगल जुरिस्डिक्ट पर्सन का वो कंटिंजेंट हो, किसी कंडीशन पे डिपेंड हो, ठीक है, और जो किसी कंडीशन पे डिपेंड हो वो कंडीशन क्या है, ऑन द प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड यहाँ यही बताया जा रहा है कि कंपनी को प्रोसिक्यूट किया ही जाएगा, चाहे जो है लीगल जुरिस्डिक्ट पर्सन का प्रोसिक्यूशन ना कंटिंजेंट है किसके प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन पे, इंडिविजुअल के प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन पे, तो कंपनी को प्रोसिक्यूट किया ही जाएगा, चाहे लीगल जुरिस्डिकल पर्सन की जो है कन्विक्शन या प्रोसिक्यूशन डिपेंडेंट है किस पे, इंडिविजुअल के कन्विक्शन या प्रोसिक्यूशन पे, तो भी, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑफेंसेस बाय कंपनी सेक्शन नंबर 70, सेक्शन नंबर भी याद रखिएगा। अब हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन जो कि एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट बता रहा है। तो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयरविथ कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स।
ठीक है, जो इस एक्ट के प्रोविजंस हैं उसका इफेक्ट क्या होगा, ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। यानी कि अगर कोई प्रोविज़न इनकंसिस्टेंट है ना किसी अदर लॉ से, तो ये जो है ये ओवर राइड कर देगा इफेक्ट, यानी कि इस एक्ट के प्रोविजन जो है प्रिवेल कर जाएंगे। ठीक है, तो ये 71 बस इतना ही हमें बता रहा है। अब 72 पे आते हैं, जो कि बता रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो अब कहाँ डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गया पर्सन, तो भी कंटिन्यू रहेगी प्रोसीडिंग्स। तो वेयर एनी प्रॉपर्टी of a person has been attached under section 8 and no appeal against the order attaching such property has been preferred, or any appeal has been preferred to the appellate tribunal, and in case referred to in clause A, such person dies or is adjudicated and insolvent before preferring an appeal to appellate tribunal, or in case referred to clause B, such person dies or adjudicated as an insolvent during the pendency of appeal, then it shall be lawful for the legal representative of such person or official assignee or official receiver, as the case may be, to prefer an appeal to the appellate tribunal, or as the case may be, to continue the appeal before appellate tribunal in place of such person, and the provision of section 26 shall so far as may be apply and continue to apply to such appeal। तो इस सेक्शन में जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट दिया जा रहा है जहाँ कोई प्रॉपर्टी जो है जो अटैच कर ली गई थी सेक्शन नंबर 8 के अंदर, और जिसके रिगार्डिंग कोई अपील नहीं गई है। ठीक है, अपील फॉरवर्ड नहीं हुई है जिसके रिगार्डिंग, उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के रिगार्डिंग। और दूसरे में बोल रहा है कि कोई अपील तो प्रीफर कर दी गई है अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, लेकिन जो है केस 1 में, ए नंबर केस में, इसमें जो है वैसा पर्सन डाई हो जाता है, मर जाता है, या इंसॉल्वेंट एडजस्ट हो जाता है इससे पहले कि वो अपील प्रीफर करे अपीलेंट ट्रिब्यूनल के सामने, वो मर गया है या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया, एडजस्ट हो गया है। ठीक है, और दूसरे केस में क्या है, उसने प्रेफर तो कर दिया अपील अपने अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, लेकिन उसके बाद वो मर जाता है या एडजस्ट हो जाता है इंसॉल्वेंट। तो क्या होगा, जब पेंडिंग रहेगी अपील तभी एडजस्ट हो गया है, तो क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी है ना उस पर्सन के जिसका भी प्रॉपर्टी है, या कोई ऑफिशियल असाइनी है, ठीक है, या कोई ऑफिशियल रिसीवर है, तो जो भी हैं इन लोगों में से वो कर सकते हैं अपील प्रेफर अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, या ऑलरेडी अपील प्रेफर हुआ है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने उस पर्सन के बिहाफ में जिसकी डेथ हो गई है या जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया है, और वो क्या करेगा, सेक्शन 26 के प्रोविज़न अप्लाई करेगा और अपील कंटिन्यू करेगा अपील। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ थी। सेकेंड क्लॉज बोल रहा है वेयर आफ्टर पासिंग ऑफ अ डिसीजन और order by appellate tribunal no appeal has been preferred to high court under section 42, or any such appeal has been preferred to high court, in case referred to clause A, the person entitled to file the appeal dies or is adjudged and insolvent before preferring an appeal to the high court, or in case referred to in clause B, the person who has filed the appeal dies or adjudicated and insolvent during the pendency of the appeal before high court, then it shall be lawful for the legal representative of such person or official assignee or official receiver, as the case may be, to prefer the appeal to the high court or continue the appeal before the high court in place of such person, and the provision of section 42 shall so far as apply and continue to apply to such appeal। अब ऊपर में दिया गया था अपील किसके सामने किया गया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, या उससे पहले ही करने से पहले और वो पेंडिंग है, या तो उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है या वो डिक्लेयर्ड हो जाता है इंसॉल्वेंट। अब सेकेंड क्लॉज में बताया जा रहा है कि जहाँ कोई डिसीजन या ऑर्डर पास किया अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, अब उसकी अपील जो प्रीफर नहीं की गई है हाई कोर्ट के पास 42 के अंदर, और वैसी अपील प्रीफर तो की गई है हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या है, वो पर्सन डाई हो जाता है या एडजस्ट हो जाता है इंसॉल्वेंट, या तो क्लॉज ए के अंदर वो पर्सन जो है डाई हो जाता है या एडजस्ट हो जाता है इंसॉल्वेंट, इससे पहले कि वो हाई कोर्ट में अपील प्रेफर करे। तो क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट है, या ऑफिशियल असाइनी के पास, या ऑफिशियल रिसीवर के पास, ठीक है, कि वो प्रेफर करेगा अपील हाई कोर्ट के सामने और कंटिन्यू करेगा वैसा अपील हाई कोर्ट के सामने सेक्शन नंबर 42 के प्रोविज़न के हिसाब से जो भी अपील पे लगेगी। ठीक है, ये हो गया क्लॉज 2 हाई कोर्ट के बारे में। क्लॉज 1 था अपीलेट अथॉरिटी के बारे में। अब क्लॉज 3 बता रहा है जो भी पावर होगा ना ऑफिशियल असाइनी का, रिसीवर का, सबसेक्शन 1 और 2 में वो एक्सरसाइज किया जाएगा उसके द्वारा, लेकिन वो सब्जेक्टेड किससे होगा, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट ऑफ 1909 और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट ऑफ 1920 के रूल से, एज द केस में भी। ठीक है, तो ये लोग जो है ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर जो है वो जो है इन दोनों एक्ट के
प्रोविजन से सब्जेक्टेड रहेंगे, ठीक है, जब भी वो फंक्शन करेंगे एक्सरसाइज क्लॉज 1 या क्लॉज 2 के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ये ऐड हुआ था 2019 अमेंडमेंट से, तो ये तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये रिसेंटली एडेड है सेक्शन है। तो ये क्या बता रहा है हमारा 72 है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या, कौन सी कमेटी है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी, और ये क्या करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो नोटिफिकेशन से कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी। किस लिए? इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए। और वो किस पर्पस के लिए होता है? जो नीचे सारे पर्पस दे रखे हैं वो उस पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगा, इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर एजेंसी के कोऑर्डिनेशन के लिए, ये दोनों डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए बनाएगा, ठीक है। तो पहला जो पर्पस है वो है ऑपरेशनल कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एंड द रेगुलेटर और सुपरवाइजर। तो पहली जो चीज़ है ये है ऑपरेशनल और कोऑपरेशन, किसके बीच में ऑपरेशनल कोऑपरेशन करवाएगा? गवर्नमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बीच में, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? पॉलिसी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन अक्रॉस ऑल रेलिवेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जितनी भी पॉलिसी है उसका कोऑपरेशन कराएगा, उसका कोऑर्डिनेशन कराएगा, और कहाँ? अक्रॉस ऑल रेलिवेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने, ठीक है। फिर क्या है इसके फंक्शंस? तीसरा है वैसे कंसल्टेशन देगा, ठीक है, उस कंसर्न अथॉरिटी को, और जो है फाइनेंशियल सेक्टर और अदर सेक्टर एज आर अप्रोप्रिएट, जो कि अप्रोप्रिएट है और रिलेटेड किससे? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से और काउंटरिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म लॉ रेगुलेशन एंड गाइडलाइन, ठीक है। फिर चौथा क्या है? डेवलप करेगा, इंप्लीमेंट करेगा पॉलिसी किस पे? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे या काउंटरिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म पे, ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे डेवलप करेगा पॉलिसी या काउंटर करेगा फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जो फाइनेंस कर रहा है टेररिज्म को उसका काउंटर करेगा, उसको रोकेगा, और कोई अदर मैटर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये कमेटी है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये इसका बेसिकली काम यही होगा कि गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाए, पॉलिसी जो है ज़्यादा इफेक्टिव बनाए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मदद करे, कोऑर्डिनेट करे, उससे कंसल्ट करे सारे कंसर्न अथॉरिटी को, फाइनेंशियल सेक्टर को, अदर सेक्टर को, ताकि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटरिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म लॉ बनाए, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो है वो लॉ बनाए, इम्प्लीमेंट करे उसको, और टेररिज्म को जो बढ़ावा देती है, जो इंस्टीट्यूशन जो उसको फंड देती है, उनको भी रोके और डेवलप करे, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी बनेगी, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के खिलाफ जो भी पॉलिसी बनेगी, और कोई अदर मैटर भी, ठीक है। ये हो गया हमारा 72A जो कि ऐड हुआ था हमारा अमेंडमेंट ऑफ 2019 के द्वारा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है पावर टू मेक लॉ, ठीक है। तो लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन देके बना सकती है रूल जो कि हेल्प करेगा इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने में, ठीक है। और इन पर्टिकुलर कौन से वो लॉ रूल्स बना सकती है? तो सबसे पहले क्या है? फॉर्म्स जिसमें रिकॉर्ड जो भी है इस एक्ट में रेफर किया वो मेंटेन होगा। फिर किस मैनर में प्रोविजनल अटैचमेंट किया जाएगा प्रॉपर्टी का, सबसेक्शन 1 में सेक्शन 5 के। फिर किस मैनर में जो है ना ऑर्डर और मटेरियल जो रेफर किया गया है 5 क्लॉज 2 में उसको मेंटेन किया जाएगा, किस मैनर में मेंटेन किया जाएगा। और जो है मैटर जिसके रिस्पेक्ट में एक्सपीरियंस ऑफ मेंबर के रिस्पेक्ट में जो भी मैटर्स होते हैं उसको कैसे डील किया जाएगा। फिर जो सैलरी अलाउंसेस जो पेबल होंगे ना, और जो भी टर्म्स और कंडीशंस और सर्विस की होगी, वैसे ऑफिसर्स या एम्प्लॉय की जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस, कंडीशन ऑफ सर्विस सारे एम्प्लॉय और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के। फिर जो ई है ये ऐड हुआ है हमारा, और इसमें क्या बता रहा है? मैनर सीजिंग और टेकिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, किस मैनर में जो हम सीज करेंगे प्रॉपर्टी, पोजीशन लेंगे किसी प्रॉपर्टी का, फ्रोज करेंगे प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये सब जो है ये किस मैनर में करेंगे। अब ये ऐड हुआ है हमारा 2013 अमेंडमेंट से, ठीक है। फिर बताया गया है किस मैनर में और किस कंडीशन के साथ जो प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, ठीक है, ये सब कैसे किया जाएगा। फिर जो एडिशनल मैटर जिसके रिस्पेक्ट में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा अपना पावर सिविल कोर्ट का, ठीक है, वो भी मेथड बताएगा कैसे करेगा।
फिर जो है हमारा आई है वो बता रहा है कि नेचर और वैल्यू क्या होगा ट्रांजैक्शन का, और टाइम जिसके अंदर इंफॉर्मेशन और जो ट्रांजैक्शन के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो फर्निश किए गए सेक्शन 12 में, ठीक है। नेचर और वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन भी बताएगा। फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ें कर रही है, याद रखिएगा। फिर JJA जो है इसमें बता रहा है कि क्या मैनर और कंडीशन होगा ऑथेंटिकेशन का, क्लाइंट के आइडेंटिटी के ऑथेंटिकेशन का मैनर क्या होगा। फिर क्या मैनर होगा आइडेंटिफिकेशन का, ओनरशिप का और फाइनेंशियल पोजीशन का, जो सेक्शन नंबर 12 AA में दे रखा है, किसका, क्लाइंट का, ठीक है। फिर क्लाइंट का या रिपोर्टिंग एंटिटी का, ठीक है। फिर जो है हमारा एडिशनल स्टेप क्या ले सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, पर्पस, ये कंडक्ट करिए जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन का, ये कंडक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप जो है ट्रांजैक्टिंग पार्टी के बीच में वो जानने के लिए, मैनर क्या होगा जिससे इंक्रीज होगा फ्यूचर मॉनिटरिंग। फिर पीरियड ऑफ इंटरवल क्या होगा जिसमें रिपोर्ट सेंड किया जाता है रिपोर्टिंग एंटिटी को या उसके एम्प्लॉय को। फिर प्रोसीजर और मैनर क्या होगा जिसमें मेंटेन किया जा रहा है या फर्निश किया जा रहा है इंफॉर्मेशन। फिर मैनर क्या होगा जिसका इन विच द रीज़न और मटेरियल रेफर्ड किया गया है सेक्शन नंबर 16, उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, जो भी मटेरियल है। जो रूल्स हैं सीजर के वो क्या है, कैसे फॉलो होंगे सर्च एंड सीजर के। फिर जो मैनर है जिसमें रीज़न और मटेरियल जो रेफ़र किया जाता है 17 के क्लॉज 2 में, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। फिर जो है 18 क्लॉज 2 में जो भी रीजंस दिए हुए हैं और मटेरियल है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। फिर मैनर जो है किस चीज़ का, 19 क्लॉज 2 में जो भी मटेरियल है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। फिर क्लॉज PP जो है उसमें बता रहा है किस हिसाब से हम फॉरवर्ड करेंगे, ऑर्डर फॉरवर्ड जो होता है रिटेंशन का या कंटिन्यूएशन का, फ्रीजिंग किसी प्रॉपर्टी के फ्रीजिंग का, और पीरियड जो इस टाइम तक उसको रखना है फ्रीज्ड, ठीक है। और वैसा मैनर जिसमें रिकॉर्ड जो भी है ऑथेंटिकेट हो रहा है इंडिया के बाहर और उसको रिसीव किया जा रहा है 22 के अंदर। और जो है अपील और फीस का फॉर्म जब अपील फाइल करते हैं, या कोई एडिशनल मैटर जिसके रिस्पेक्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज करती है पावर सिविल कोर्ट का, ठीक है। फिर कोई कंडीशन जिसके सब्जेक्टेड रहता है पुलिस ऑफिसर जिसके जो ऑथराइज है इन्वेस्टिगेट करने के लिए 45 का ऑफेंस। फिर कोई एडिशनल मेथड भी जिसमें अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है पावर सिविल कोर्ट का, ठीक है। और कोई रूल्स जो रिलेटेड किससे होते हैं, इम्पाउंडिंग और कस्टडी से, किसका, रिकॉर्ड का 50 क्लॉज 5 के अंदर। और कोई अदर मैटर भी जो है ये ओपन है, और कोई अदर मैटर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड कर सकती है। यानी कि अगर आप सिंपल वर्ड में समझो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना सारे रूल्स बता सकती है कि किस मैनर में कैसा काम होगा, किस मैनर में फॉर्म सबमिट होगा, किस मैनर में आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। तो जितने भी मैनर्स होंगे ना, फॉर्मेलिटीज़ होंगी ना, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है अंडर सेक्शन नंबर 73। इतना याद रखिएगा तो सफिशिएंट है आपके लिए। फिर जो रूल्स जो है पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे, ये 74 में बताया जा रहा है। तो जितने भी रूल्स होंगे ना इस एक्ट के सामने वो उसको रखा जाएगा जितनी जल्दी हो सके दोनों हाउसेस के सामने, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट के सामने रखा जाएगा जितनी जल्दी हो सके। जब वो सेशन में रहेंगे 30 दिन के लिए, अगर सेशन में नहीं है तो 2 सेशन मिला के 30 दिन के लिए, ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको रखा जाएगा, ठीक है। और बोथ हाउस अगर अग्री हो जाएगी तो फिर वो रूल जो है पास हो जाएगा, नहीं अग्री होगी तो कुछ मॉडिफाई फॉर्म में जो है वो जो भी डिसाइड करेगी उस हिसाब से वो अग्री होके वो फाइनल हो जाएगा। अब जो है हमारा लास्ट सेक्शन है इस एक्ट का जो कि हमें बता रहा है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ के बारे में। तो अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ अराइज होती है ना जो इस एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट में लाने में डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो ऑर्डर देके पब्लिश कर सकता है ऑफिशियल गैजेट में और प्रोविज़न बना सकता है ऐसा जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए इस एक्ट के प्रोविज़न से, और जो ज़रूरी है, नेसेसरी है रिमूव करने के लिए डिफ़िकल्टीज़ को, तो वैसे प्रोविज़न्स बना देगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे के। लेकिन जो है ये 2 साल तक ही कर सकता है जिस दिन से एक्ट कमेंस हुआ है, ठीक है। कमेंसमेंट के 2 साल तक ही ये प्रोविज़न वैलिड है। तो आज ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो इससे क्वेश्चन आने के लिए ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो आपसे सेक्शन पूछ सकते हैं और टाइम पीरियड पूछ सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड क्लॉज में बता रहा है जितने भी ऑर्डर जो है इस सेक्शन में दिए गए हैं वो फिर लेट डाउन किए जाएंगे दोनों हाउसेस के सामने, ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट के सामने रखा जाएगा एंड देन पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सारा सेक्शन ख़त्म होता है PMLA एक्ट का।
अब हम चलते हैं शेड्यूल की तरफ, ठीक है। अब इस एक्ट में एक ही शेड्यूल है और जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए हमें बताता है ऑफेंसेस अंडर इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेस के बारे में पार्ट ए में बता रहा है। तो जितने भी सेक्शंस हैं और डिस्क्रिप्शन जो भी है ऑफेंस का वो पूरे डिटेल में दे रखा है कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, वो सारे इसमें दे मेंशन किए हुए हैं शेड्यूल में, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम ये पूरे पैराग्राफ्स हैं तो ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस बहुत ज़्यादा आपसे अगर क्वेश्चन पूछा तो पार्ट 1 में क्या दिया है, पार्ट 2 में क्या दिया है। तो ऑफेंसेस रिलेटेड टू आईपीसी है पार्ट 1 में, ए में सॉरी, और पार्ट बी में जो है ना हमारा वो है ऑफेंसेस अंडर कस्टम एक्ट ऑफ 1962, ठीक है। ये ऑफेंसेस अंडर कस्टम एक्ट हमारे पार्ट 2 में दे रखा है। तो बस इतनी ही चीज़ें, और पार्ट सी भी है, सॉरी एक पार्ट सी भी है आपके पास। तो एक ही शेड्यूल है, उसके 3 पार्ट दे रखे हैं। पार्ट सी जो है आपको क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस के बारे में है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखिएगा, पार्ट ए हमारा आईपीसी से रिलेटेड है और पार्ट 2 जो है, पार्ट बी जो है वो कस्टम एक्ट से रिलेटेड है और पार्ट सी जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन से इम्प्लीकेशन से रिलेटेड है। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपको। तो इसी के साथ हमारा ये एक्ट ख़त्म होता है। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये पूरा सीरीज़ आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना यूज़फुल है ये सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम के लिए और किसी अदर एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी ये पीएमएलए एक्ट हमारा पूछा जाता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं फर्दर वर्क करूं और आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो लाती रहूं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।